वेलकम टू पायनियर स्टडी। आज से हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, या कह सकते हैं कि यह वह बुक है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं होता है। और ये 10th लेवल के किसी भी कंपटीशंस में, चाहे आपको बीपीएससी टीआरई क्यों ना हो या बीपीएससी का हो, जहाँ पे जनरल सामान्य साइंस पूछे जाते हैं, उस लेवल के आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो 10th के इस बुक्स का शुरुआत करते हैं। ये आपका पहला चैप्टर है। आपका पहला प्रश्न है, आप कितने प्रश्नों का सही जवाब देते हैं, लास्ट में आप कमेंट करते जाएं। और या किसी भी प्रश्न का आपका कौन कौन सा गलत हुआ, तो वो सारे चीज़। चलिए, आपका पहला प्रश्न है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आपका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। आपको पता होगा कि भौतिक परिवर्तन उसे बोलते हैं जो अस्थायी परिवर्तन होता है, और जो भौतिक परिवर्तन नहीं है, इसका मतलब उसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ है, और रासायनिक परिवर्तन उसे बोलते हैं जो अस्थायी परिवर्तन होता है। तो चलिए, भौतिक परिवर्तन नहीं है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ का आपका सही जवाब क्या होगा? जैसे जल के क्वथन से जलवाष्प बनना, तो जलवाष्प बनने की जो प्रक्रिया होती है वो भौतिक परिवर्तन होती है। बर्फ के गलन पर जल बनना, तो गलन की जो प्रक्रिया होती है, ये भी चूंकि अवस्था परिवर्तन की सारी प्रक्रियाएं क्या होती है, भौतिक परिवर्तन होती है। जल में लवण का विलय होना भी भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसको हम फिर से उल्टा कर सकते हैं। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है। तो द्रवित पेट्रोलियम का दहन, चूंकि दहन जो होता है, दहन हो गया, श्वसन हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, किण्वन हो गया, ये सब जो प्रक्रियाएं होती है, ये सभी रासायनिक परिवर्तन होती है। इसका मतलब है कि चूंकि भौतिक परिवर्तन नहीं है, मतलब रासायनिक परिवर्तन है, तो हमारा सही जवाब यहाँ आएगा डी। आप समझ गए होंगे कि अवस्था परिवर्तन भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है, जबकि कोई नया पदार्थ जब बनता है या जहाँ रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो यहाँ का हमारा क्वेश्चन था कि भौतिक परिवर्तन नहीं है, मतलब हमें रासायनिक परिवर्तन चूज करना था। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, कारण निम्नलिखित अभिक्रिया का एक उदाहरण है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो सबसे पहले आपको सारे प्रकार की अभिक्रियाओं के परिभाषा आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कह रहा है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब दो अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके किसी मूलक को एक दूसरे मूलक के पास प्रतिस्थापित हो जाता है, तो उसे प्रतिस्थापन। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो हाइड्रोजन के जगह पे ऑक्सीजन आ गया है नाइट्रोजन के साथ, इसका मतलब यहाँ प्रतिस्थापन अभिक्रिया तो हुआ है। संयोजन अभिक्रिया उसे कहते हैं जहाँ पे दो चीज़ें मिलकर एक चीज़ का निर्माण करता है, परंतु यहाँ दो चीज़ मिलकर दो चीज़ का निर्माण कर रहा है, इसका मतलब यहाँ संयोजन नहीं कहा जा सकता है। उपचयन या अपचयन, तो उपचयन कहते हैं ऑक्सीकरण को जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है। तो अगर आप गौर से देखिएगा, नाइट्रोजन में ऑक्सीजन का संयोग हुआ है। अपचयन बोलते हैं जहां ऑक्सीजन का वियोग होता है, तो ऑक्सीजन अणु से अलग हुआ, या हाइड्रोजन का संयोज होता है, तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आके संयुक्त हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ऑक्सीजन का भी संयोजन हुआ है, किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन के साथ भी संयोजन हुआ है हाइड्रोजन का। तो ये जो बना है वो बना है अपचयन के कारण, और ये बना है उपचयन के कारण। और उपचयन अपचयन जब दोनों साथ साथ होता है तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसका मतलब ये भी हमारा सही है। तो हमारे जिस ऑप्शन में उदासीनीकरण अम्ल क्षार के, तो यहाँ पे अम्ल क्षार की तो बात है नहीं, इसका मतलब है कि पहला और तीसरा हमारा सही है, यानी हमारा सही जवाब होगा सी। चलिए, अगला क्वेश्चन आप हमसे पहले भी आप आकलन कर सकते हैं कि आपके हिसाब से कौन है। यहाँ पे दी हुई अभिक्रिया में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? आपको पहले अभिक्रियाओं पे ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे क्या है, लोहा जो धातु है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके लौह ऑक्साइड और क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बना रहा है। मतलब ये हाइड्रोजन जो है, इससे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन अलग हो रहा है, इस जल से ऑक्सीजन अलग हो रहा है। और किस में जुड़ रहा है? लोहा में। तो जब ऑक्सीजन किसी में जुड़ता है तो उसका होता है क्या, उसका होता है
मतलब उपचयन होता है, ठीक है। और जिसमें से ऑक्सीजन हटता है उसका क्या हो जाता है, अपचयन होता है। तो इस रासायनिक अपक्रिया में वह पदार्थ जो अन्य पदार्थ को ऑक्सीकृत कर देता है ऑक्सीकारक कहलाता है। तो ऑक्सीकृत कर रहा है कौन, ये जल कर रहा है ऑक्सीकृत, तो इसका मतलब है कि ये ऑक्सीकारक का काम कर रहा है। इसी प्रकार जो पदार्थ रासायनिक अपक्रिया में अन्य पदार्थों को अपचयित कर देता है उसे अपचायक कहते हैं। तो अपचयन कर देता है मतलब जिससे ऑक्सीजन छीन लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखिए तो आपका सही जवाब क्या होगा, कौन सा कथन सत्य है, तो आपका सही जवाब है सी, मतलब कौन कौन, पहला, दूसरा और चौथा। कैसे, पहला में कह रहा है आयरन धातु ऑक्सीकृत हो रहा है, हाँ चूंकि ऑक्सीजन इसमें जुड़ रहा है इसलिए इसका ऑक्सीकृत हो रहा है। दूसरा सही है, क्यों, क्योंकि जल अपचयित हो रहा है, अपचयित का मतलब ऑक्सीजन इससे अलग हो रहा है, ठीक है। और चौथा क्यों सही है, क्योंकि जल ऑक्सीकारक का कार्य कर रहा है। ऑक्सीकारक का कार्य मतलब ये ऑक्सीजन देने का कार्य कर रहा है। यहाँ पे कह रहा है तीसरा गलत क्यों है, क्योंकि इसको बोल रहा है कि जल अपचायक का काम कर रहा है, जबकि अपचायक का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करना, ठीक है। जबकि जल क्या कर रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे आयरन धातु ऑक्सीकृत हो रही है, जल अपचयित हो रही है और जल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर रहा है। ये तीनों सही है, ये गलत है, यहाँ पे सही कथन पूछ रहा है, इसलिए हमारा सही जवाब होगा ये। तो आप ऑक्सीकरण और अवकरण को आसानी से समझ गए होंगे इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन से प्रक्रम ऊष्माक्षेपी हैं। जिस अपक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी कहते हैं। तो आप गौर से देखिए कि किसमें ऊष्मा का मतलब बाहर निकल रहा है। बिना बूझे चूने को जल के साथ जब अपक्रिया कीजिएगा तो आप देखिएगा कि बूझा चूना मिलता है और उसके साथ मतलब बिना बूझे चूने का समीकरण CaO + H2O, इसके साथ जब अपक्रिया करता है तो ये बनाता है CaOH का ट्वाइस प्लस ऊष्मा। आप जब घर की पुताई करने के लिए चूने को किसी बर्तन में डाल के और उसमें जब पानी डालते होंगे तो देखते होंगे भाप या गर्म बुलबुला निकलने लगता होगा, तो इसका मतलब ये ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। इसके अलावे जब हम अम्ल को तनुकृत करते हैं, जब किसी परख नली में हम जल भर दें और उसमें अम्ल डालते हैं तो वो धीरे धीरे गर्म होने लगता है। क्यों, क्योंकि अम्ल जो है वो आयनों में टूटने लगता है। तो उसको मतलब अम्लों को आयनों में टूटने की क्रिया जल में क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं। और ये अपघटन क्रिया होते रहती है तो ये भी क्या होती है, ऊष्माक्षेपी होती है। तो हमारा ऊष्माक्षेपी पहला भी है और दूसरा भी है, तो ये दोनों। जबकि बाष्पीकरण जो होती है ये भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। ऊर्ध्वपातन जो है ये भी भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन ऊष्माक्षेपी नहीं होता है, वो ऊष्मा वहीं पे रहता है, वो क्या करता है, वो ऊष्मा लेता है, ठीक है। वो ऊष्मा शोषी हो सकता है, वो भौतिक परिवर्तन है। तो यहाँ पे ये दोनों जो है वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन के साथ साथ ऊष्माक्षेपी भी है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे थोड़ा लंबा है परंतु ऑब्जेक्टिव ही है। इसका सबसे पहले जो क्वेश्चंस कर रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। 25 ml मिलीलीटर जलयुक्त ABC के रूप में परख नली है, A, B, C, इस तीनों में जल है, जलयुक्त है, जल है। चिन्हित कर 3 बीकर लिए गए बीकर। A, B, C तथा C बीकरों में कुछ मात्रा, एक में क्या डाला गया, NaOH डाला गया, एक में क्या डाला गया, CuSO4 तथा एक में डाला गया NaCl डाला गया। यह प्रक्षेपित किया जाता है कि बीकर A और B के विलयनों के ताप में वृद्धि हुई। इस दोनों में क्या हुआ, ताप में वृद्धि हुई, जबकि बीकर C में विलयन में ताप में कमी हुई। इसमें ताप क्या हो गया है, कमी हो गया है। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन, देखिए इसमें चूंकि ऊष्मा ताप वृद्धि हुआ है मतलब इसमें ऊष्मा बढ़ गया है, ठीक है, इसमें ऊष्मा बढ़ गया है और इसमें ऊष्मा घट गया है। तो जब ऊष्मा घट जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा शोषी, ठीक है। ऊष्मा घट जाता है तो उसको ऊष्मा शोषी, चूंकि ऊष्मा इससे ले लिया है, ठीक है, ऊष्मा का अवशोषण किया है और यहाँ ऊष्मा उत्पन्न किया है, इसीलिए तो इसका तापमान बढ़ गया है। तो इन दोनों में बीकर A और B में क्या हुआ है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, और बीकर में C में क्या हुआ है, तो क्या कह रहा है, A और B ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया संपन्न हुआ, बिल्कुल सही है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम संपन्न हुआ, ये सही है। बीकर A और B ऊष्मा शोषी प्रक्रम हुआ, नहीं।
बीकर सी में ऊष्मा छेपी हुआ, नहीं। बीकर सी में ऊष्मा शोषी हुआ, हाँ। तो पहला और चौथा हमारा क्या हो गया, सही है। और इसका सही आंसर कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा है परंतु थोड़ा सा समझने वाला चीज है। क्या कह रहा है कि अम्लीय परमैग्नेट विलयन KMnO4 को परमैग्नेट कहा जाता है, युक्त एक बीकर को फेरस सल्फेट के तनुकरण विलयन में धीरे से मिलाया गया। हल्के जामुनी रंग का विलयन क्षीण हो जाता है, अंततः रंग विलुप्त हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सी व्याख्या प्रक्षेपण सही है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ए, मतलब इसका KMnO4 का ऑक्सीकरण हुआ है और यह FeSO4 में ऑक्सीकृत हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये फेरस सल्फेट क्या हुआ है, को ऑक्सीकृत करता है। कौन ऑक्सीकृत करता है? इसमें, चूंकि इसमें ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो ज़्यादा होता है और इसीलिए चूंकि ये जब ऑक्सीकृत होता है तो ये रंगहीन यौगिक बन जाता है। फेरस सल्फेट जब ऑक्सीकृत होता है तो रंगहीन, तो वहीं चूंकि रंगहीन बन रहा है, रंग विलुप्त हो रहा है, तो इसका मतलब ये ऑक्सीकृत हो रहा है और ये ऑक्सीकृत कर रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीकृत यौगिक का क्या कैसा बन जाता है, रंगहीन बन जाता है। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा, ए होगा। ठीक है, कि ये ऑक्सीकारक के रूप में काम कर रहा है और इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, तो ऑक्सीकृत यौगिकों का रंग क्या हो जाता है, उड़ जाता है। ये ध्यान रखें। निम्नलिखित में कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है? द्विविस्थापन क्या होता है, जे अभिकारकों का जो मूलक है वो अल्टा पल्टी हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखें, चूंकि तो यहाँ पे जो अभिक्रिया है, ये क्लोरीन चला गया है इसमें, तो केवल एक का ही हुआ है, दूसरे में तो कुछ था ही नहीं। तो दूसरा, तो ये एकल विस्थापन कहलाएगा। जबकि हमसे पूछ क्या रहा है, द्विविस्थापन, इसका मतलब ये एकल विस्थापन है, द्विविस्थापन नहीं है। यहाँ पे दोनों के मूलक अल्टा पल्टी हुए हैं, इसका मतलब ये द्विविस्थापन है। इसमें तो कोई विस्थापन ही नहीं है, ये तो संयोजन है। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे द्विविस्थापन नहीं है, यहाँ पे एक क्या हो गया है, ये कार्बन जो है इसका वियोजन हुआ है और ये ऑक्सीकृत हुआ है, रेडॉक्स है। तो द्विविस्थापन क्या है, मूलकों के बीच होता है। तो यहाँ पे मूलक है, तो इसका सही जवाब होगा हमारा केवल दूसरा। ठीक है, आगे है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के उद्भासन पर वह स्लेटी क्यों हो जाती है? स्लेटी मतलब उसका रंग धूसर हो जाता है। स्लेटी होने का मतलब कौन, सिल्वर क्लोराइड, जो कि श्याम फोटोग्राफ में भी रहता है। तो ये क्यों हो जाता है, क्योंकि इसका अपघटन हो जाता है। क्या हो जाता है, अपघटन हो जाता है। तो आठवां का कि सिल्वर क्लोराइड के अपघटन पर सिल्वर बनने के कारण, और सिल्वर का रंग स्लेटी होता है, इसीलिए तो इसका सही जवाब आपका होगा क्या, पहला सही है। सिल्वर क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन होता है, नहीं, यहाँ पे चूंकि अपघटन अभिक्रिया होता है, तो ये वाला तो गलत हो गया। सिल्वर क्लोराइड के क्लोरीन गैस विघटन होते हैं, नहीं, वो केवल अपघटित होते हैं, क्लोरीन गैस विघटित नहीं होता है। सिल्वर क्लोराइड के ऑक्सीकरण होता है, नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा, केवल और केवल ए होगा। कि यहाँ पे धूसर रंग क्यों हो जाता है, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड का अपघटन हो जाता है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, वही वाला CaO+H2O बनाएगा क्या, CaOH का ट्वाइस हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा ऊष्मा देता है। साथ में क्या देता है, डेल्टी, ऊष्मा उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को चूने का बुझना कहते हैं। यह क्या कहलाता है, चूने का बुझना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर विलयन बनाता है। ये एक जलीय विलयन है। ये क्या है, जलीय विलयन, जिसे चूने का पानी कहते हैं। इसको क्या बोला जाता है, चूने का पानी, जलीय विलयन। अगर इसको ज़्यादा मात्रा में, तो निम्नलिखित में से कौन से कथन चूने के बुझाने एवं उसके विलयन बनाने के लिए सत्य है? ठीक है, तो पहला कि यह एक ऊष्माशोषी है, बिल्कुल गलत, ये ऊष्मा छेपी है। ठीक है, यहाँ पे अगला क्या है, परिणय विलयन का pH 7 से अधिक होगा, चूंकि ये क्षार है और क्षार का pH 7 से अधिक होता है, ये भी सही है। परिणय pH का 7 से कम होगा, बिल्कुल नहीं, चूंकि अम्लीय नहीं। ये क्या बना रहा है, हाइड्रोक्साइड किस में होता है, क्षार में होता है, इसलिए हमारा दूसरा और तीसरा सही है, यानी हमारा
इसका सही जवाब क्या होगा? वी। ठीक है, आगे अगला कहता है बेरियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फेट के साथ अब क्रिया करके बेरियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड बना रहा है। ये आपस में एक दूसरे से क्या कर रहा है? सल्फेट इसके साथ जा रहा है और क्लोरीन इसके साथ जा रहा है, तो ये द्विविस्थापन, ये क्या कहलाएगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, और चूंकि ये जो सल्फेट होता है, जो बेरियम सल्फेट होता है, ये अवक्षेप के रूप में जमा हो जाता है। ठीक है, तो जब अवक्षेप के रूप में, तो इसको हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहेंगे। तो इसका सही जवाब क्या है? हमारा अवक्षेपण अभिक्रिया द्विविस्थापन दोनों है। इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा कौन? डी हो जाएगा। ठीक है, तो बेरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट के साथ बेरियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड बनाता है, जहां बेरियम सल्फेट अवक्षेप के रूप में होता है। ये सारे एनसीईआरटी के समीकरण दिए हुए हैं और उसी पे बेस्ड करके क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है। तो जब आपका टफ क्वेश्चन पूछेगा तब ये किताब आपको जबरदस्त काम करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का मोलर अनुपात क्या होता है? मोलर अनुपात, जैसे आपको पता होगा कि जल का H2O होता है, तो इसमें से जब हम अथी निकालेंगे, इसका अपघटन करेंगे इलेक्ट्रिक करंट देके, तो ये बनाएगा H2 + O2। ठीक है, परंतु इसको संतुलित करने के लिए हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा? 2, तो 2 अणु जल। अब यहाँ पे ये क्या हो गया? 2 अणु हाइड्रोजन और 1 अणु, तो 2 अनुपात क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 11 का क्या हो जाएगा? हमारा बी हो जाएगा। तो 2 अनुपात मतलब ये 2 मोल हो गया हाइड्रोजन और ये 1 मोल क्या हो गया? ऑक्सीजन। हाँ, कुछ लोग इसमें कन्फ्यूजन क्या पकड़ लेता है, इसमें कन्फ्यूजन पकड़ लेता है कि उसको लगता है कि ये अच्छा हाइड्रोजन 2 गो है और ये 1 गो है, इसलिए ये 2 अनुपात 1 हुआ है। नहीं, ये इस वजह से हुआ है। ठीक है, ये इस वजह से हुआ है कि 2 मोल क्या है? हाइड्रोजन का उपयोग हो रहा है और 1 मोल ऑक्सीजन का, तो विघटन होने पे इस तरीके से। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा ऊष्माशोषी प्रक्रम है? ऊष्माशोषी प्रक्रम कौन है? तो चलिए पहले देखते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण कभी भी ये ऊष्माक्षेपी होता है। मतलब जल में जब कोई अम्ल डालते हैं तो वो टूट जाता है आयनों में और वो ऊष्माक्षेपी होता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो ये तो आपका गलत हो गया, चूंकि हमको ऊष्माशोषी पूछ रहा है। शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन, तो शुष्क बर्फ का जब ऊर्ध्वपातन होता है, तो चूंकि शुष्क बर्फ किसको बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं। याद रखें, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ बोला जाता है। ये बहुत बार पूछा गया है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोला जाता है? शुष्क बर्फ। तो इसका जब ऊर्ध्वपातन करते हैं तो ये क्या हो जाता है? ये ऊष्माक्षेपी हो जाता है, क्योंकि ये बहुत कम तापमान पे ठोस रूप में रहता है। ठीक है, जलवाष्प का संघनन, ये नहीं, संघनन होता है तो ऊष्मा अब अति करता, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। जल का बाष्पीकरण, तो जल का बाष्पीकरण, जब बाष्पीकरण होता है तो ऊष्मा शोषण करता है। ठीक है, तो हमारा कौन कौन सा? ऊर्ध्वपातन करने के लिए इसको क्या चाहिए? ऊष्मा चाहिए, मतलब ऊष्मा का अवशोषण चाहिए। और बाष्पीकरण करने के लिए, चूंकि ऊष्मा का अवशोषण कर लेगा, जैसे बाष्पीकरण ठंडक महसूस करता है किसी चीज़ का। अगर जैसे आपके हाथ पे अगर गिर जाए, मान लेते हैं एसीटोन या स्प्रिट, तो उसका ऊर्ध्वपातन होता है, सीधे सीधे वो हवा में चल जाता है, तो आपको ठंडक महसूस होता है। क्यों? क्योंकि इस ऊर्ध्वपातन की क्रिया में, यानी इस बाष्पीकरण की क्रिया में, वो जो ऊष्मा लिया है वो कहाँ से लिया है? आपके हाथ से लिया, इसलिए ठंडक महसूस होता है। तो ये ऊष्मा का अवशोषण किया ना, तो बाष्पीकरण भी क्या होता है? ऊष्मा अवशोषण। ऊर्ध्वपातन भी क्या करता है? ऊष्मा अवशोषण करता है। आगे करता है, कह रहा है 13वां प्रश्न, कह रहा है जलीय पोटेशियम आयोडाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम आयोडाइड KI इसको बोलते हैं, तथा जलीय लेड नाइट्रेट PbNO3 के मध्य द्विविस्थापन अभिक्रिया में लेड आयोडाइड PbI, ठीक है, लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप मिलता है। इस प्रक्रिया को करते यदि लेड नाइट्रेट उपलब्ध ना हो तो आप इसके जगह पे लेड नाइट्रेट के स्थान पे क्या इस्तेमाल करेंगे? जो नाइट्रेट होता है वो एसीटेट के समरूप होता है। तो इसका मतलब इसमें के लिए हम क्या करेंगे? लेड सल्फेट विलयन होने के कारण
इसको हम किसके साथ अथी करेंगे, लेड एसीटेट का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये तो अभिलेय रहेगा। तो जब ये अभिलेय है तब तो जैसे कोई भी चीज़ अगर घुलेगा ही नहीं तो वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता है। तो हम लेड का कौन सा यौगिक यूज करेंगे, लेड एसीटेट यूज करेंगे। ठीक है, अगला है 14वां प्रश्न है, तेल के नमूने, क्या है, तेल के नमूने को लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। ठीक है, तेल के नमूने को ज़्यादा समय तक, आपको पता होगा जैसे जो चिप्स के पैकेट होते हैं, ठीक है, चिप्स के जो पैकेट होते हैं उसमें या तो आप कोई निष्क्रिय गैस भर दीजिए या तो नाइट्रोजन भर दीजिए, चूँकि इस निष्क्रिय गैस जैसे हो गया हीलियम, नियॉन, आर्गन, तो ये सब में से कोई भर दीजिए, या तो कौन भर दीजिए, नाइट्रोजन भर दीजिए। इससे क्या होता है, क्योंकि ये सबको विऑक्सीकृत गैस कहते हैं, ये ऑक्सीजन की क्रिया को क्या कर देता है, रोक देता है। तो यहाँ पे कौन होगा, ऑक्सीजन तो होगा नहीं, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, ये होगा नहीं, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये नहीं होगा। तो हमारा सही जवाब क्या हो सकता है, हीलियम और नाइट्रोजन। हम चिप्स के पैकेट में या छने हुए चीज़ों को अगर इसमें रख देंगे तो हमारा वो खराब होने से, विकृति गंधिता से क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो या तो निष्क्रिय गैस या तो नाइट्रोजन। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए निम्नलिखित अभिक्रिया प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, प्रयोगशाला में कौन सी अभिक्रिया प्रयुक्त की जाती है, मतलब ये वाला अभिक्रिया से अगर ऑक्सीजन गैस निकाल रहा है तो बताइए कौन सी अभिक्रिया है। ये टूट रहा है ना, ये टूट रहा है, तो टूटता है तो उसको क्या बोलते हैं, अपघटन। और यहाँ पे चूंकि टूटने वाला उष्मा उत्प्रेरक के तौर पे है, ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, उष्मा शोषी हो जाएगा, चूंकि उष्मा दिया जा रहा है ना। ठीक है, तो यह अपघटन भी है और उष्मा शोषी है, तो पहला वाला तो सही हो गया, और चूंकि यही चारों में से कोई सही था तो यही वाला सही होगा हमारा। ठीक है, तो ये पोटेशियम क्लोरेट को उष्मा देने पर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनता है, और ये कैसी अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया है और उष्मा शोषी प्रकृति की अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक, तो देखिए अगला है 16वां, कि रासायनिक प्रक्रम होती है, मतलब रासायनिक परिवर्तन कहाँ हो रही है, ये पूछ रहा है। एक गैस के सिलेंडर में निम्न दाब पर, याद रखें दाब जब क्रिया कर रही होती है या ताप क्रिया कर रही होती है, जनरली तौर पे भौतिक परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन के सिलेंडर में भरा जाता है दबा के उसको लिक्विड ऑक्सीजन के तौर पे, तो वो क्या है, भौतिक परिवर्तन है, तो ये तो हमारा होगा नहीं। किसी चीज़ को द्रवीकरण करना, वो भी भौतिक परिवर्तन है। चीनी के प्याले में खुले में पेट्रोल रखना, पेट्रोल का ऊर्ध्वपातन हो जाएगा, मतलब वो उड़ जाएगा, तो वो भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर के तार को गर्म करना, तो जैसे ही उच्च ताप पे कॉपर के तार को गर्म करेंगे तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड बना देगा, ठीक है, वो उससे अभिक्रिया कर लेगा, तो हमारा यही वाला क्या हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया ताप पर क्रियाकारकों एवं क्रियाफलों की अवस्थाओं को सही संकेत चिन्हों में प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हाइड्रोजन कभी लिक्विड रूप में रहेगा नहीं, वो गैस रूप में रहेगा, खत्म हो गया। ऑक्सीजन लिक्विड रूप में रहेगा नहीं रहेगा, ऑक्सीजन लिक्विड रूप में अभिक्रिया करेगा ही नहीं। गैस यहाँ लिक्विड बना रहा है, तो हमारे हिसाब से थोड़ा और देख लेते हैं, क्योंकि ये दोनों गैसीय रूप में है तो जलवाष्प बनाता है ना कि गैस बनाता है। यहाँ पे अगर संतुलित कीजिएगा तो ये संतुलित नहीं है, ये संतुलित है, ये तो यहाँ पे दोनों लगभग एक ही, ये लिक्विड फॉर्म में नहीं, ये किस रूप में मिलता है, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, उष्मा छेपी होती है, और जो उष्मा बनता है उसको किस में बदल देगा, वाष्प के रूप में। तो हमारा सही जवाब कौन होगा, देखिए कितना अथी दिया है कि यहाँ वाष्प रूप में बनता है, ये आपको पता है कि नहीं, इसके आधार पर दे दिया है क्वेश्चन। तो ऐसा क्वेश्चंस जब टफेस्ट क्वेश्चन पूछना होता है तब इस किताब का हेल्प लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संयोजन अभिक्रिया है। आपको पता होगा जब दो क्या होते हैं, दो अभिक्रियाएं, दो अभिकारक मिल जाते हैं और एकल उत्पाद का बनाते हैं, तो पहला वाला तो वियोजन का दिख रहा है,
ठीक है। दूसरा वाला ये दोनों मिल के बना रहा है, इसलिए ये संयोजन है, ये सही दिख रहा है, ठीक है। और ये दोनों मिल के एक बना रहा है, तो ये भी हमको लग रहा है सही है, परंतु यहाँ विस्थापन हो रहा है, यहाँ पे हम इसको संयोजन नहीं कहेंगे, हम इसको क्या कहेंगे, विस्थापन। तो दूसरा तीसरा मतलब हमारा सही जवाब क्या है, डी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये आपका ऑब्जेक्टिव था। अब लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसके समीकरण आपको लिखने होते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आपको समीकरण लिखते चलते हैं, आपको पता चलेगा कि कैसे ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 373 केल्विन उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो जैसे ही जो उत्प्रेरक का ताप उपदे ना उसको बीच में रख दीजिए, तो ये तीर के ऊपर रहेगा, भले 373 नहीं 773 केल्विन ऊपर हो गया 700, और कुछ उत्प्रेरक है, अब कौन सा उत्प्रेरक है हमें नहीं यहाँ दिया गया है, तो हम कहा खाली यहाँ क्या लिख देंगे, उत्प्रेरक। अब इस तरफ हम अभिकारक लिखेंगे, क्या बोल रहा है, में उपस्थिति में नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से अब क्रिया करके, तो नाइट्रोजन गैस का क्या होता है N2 प्लस हाइड्रोजन गैस का क्या होता है H2 बना रहा है क्या। अब गैस है तो चूंकि अवस्था दे दिया है, तो आप चाहें तो ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, जी मतलब गैसीय अवस्था में है ये दोनों, ठीक है। अमोनिया गैस उत्पन्न करता है, अमोनिया का सूत्र क्या होता है NH3, इसका गैसीय रूप हो गया। अब इसको क्या कर देंगे, संतुलित कर देंगे। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन 3 गो है, यहाँ 2 गो है, 3 2 के लघुत्तम होता है, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे, तो 3 दूनी 6, ये 3 गो तो ठीक है, तो यहाँ पे तो 6 करने के लिए 2 करना पड़ेगा ना। अब ये 2 गो नाइट्रोजन ठीक है, तो ये आपका अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपको कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, विलयन का मतलब AQ, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन क्या होता है NaOH, इसका विलयन का मतलब इसका AQ ले लिए। एस्टिक अम्ल, एस्टिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, इसका एस्टिक अम्ल के साथ अब क्रिया करना है, तो CH3COOH, ये भी अम्ल है तो ये भी जलीय रूप में ही हमें मिलेगा, ठीक है। यह अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, एसीटेट अम्ल बना रहा है। एसीटेट अम्ल का सूत्र क्या होता है CH3COONA, इसको सोडियम एसीटेट भी कहते हैं, ठीक है, सोडियम एसीटेट, और साथ में ये भी क्या मिलेगा हमें, जलीय रूप में मिलेगा, ठीक है। अब प्लस क्या H2O, ये लिक्विड रूप में मिलेगा। अगर आप देखिएगा तो ये संतुलित ही होगा, तो इसको एस्ट्रीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, याद रखें, इसी अभिक्रिया को एस्ट्रीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो आपसे पूछ देगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन मतलब NaOH AQ, एस्टिक अम्ल मतलब CH3COOH का अभिक्रिया करके सोडियम एसीटेट मतलब CH3COONA अब प्लस जल बनाता है, तो ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। चलिए आगे क्या कहता है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो उपस्थिति जैसे ही बोल दिया तो इसका मतलब है कि इसको हमको कहाँ रखना होगा, H2SO4 मतलब तीर चिन्ह के ऊपर रखना पड़ेगा, और ये भी कैसा वाला है, सांद्र वाला है, मतलब इसमें पानी उनी की मात्रा नहीं है। किसके साथ अब क्रिया कर रहा है, देखिए एथेनॉल, एथेनॉल का सूत्र C2H5OH, ठीक है, एथेनॉल के साथ, तो एथेनॉल चूंकि लिक्विड फॉर्म में होता है, L लिख देते हैं, प्लस एथनोइक अम्ल के साथ गर्म करने पे, तो एथनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है CH3COOH के साथ अब क्रिया करने पे क्या बना रहा है, क्या बना रहा है, एथिल एसीटेट, तो एथिल एसीटेट का सूत्र क्या होता है CH3COOC2H5, एथिल एसीटेट प्लस जल देता है प्लस H2O, यानी लिक्विड के फॉर्म में ये सब आएगा, ठीक है। तो ये अभिक्रियाएं आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ये सब पूछा जाएगा, डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। आपको ऐसे भी पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि बताइए एथेनॉल एथनोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो ये बनाता है एथिल एसीटेट, यही साबुन बनता है आगे चल के, यही एसीटेट या एस्टीकरण। देखिए ये भी सोडियम एसीटेट है और ये एथिल एसीटेट है, चूंकि पीछे क्या जुड़ल है C2H5
एथिलीन जुड़ल है और ये सोडियम जुड़ल है, तो ये इसको बोलेंगे सोडियम एसीटेट और इसको जोड़ेंगे एथिल एसीटेट। तो ये सब आपको याद रखना चाहिए। अगला आपका क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका एथीन। एथीन, ठीक है। एथीन, एथीन का सूत्र क्या होता है आपको पता होगा, C2H4, ये एथीन गैस होता है, ठीक है। तो एथीन ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मतलब इसको ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन भी तो गैसीय रूप में ही रहेगा, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, प्लस ये भी गैसीय रूप में देगा, तथा क्या बनाती है, जल बनाती है, जल मतलब H2O, ये भी, और ऊष्मा और प्रकाश देती है। तो चूंकि ये ऊष्मा जो है वो उत्पाद तरफ ही लिखा जाएगा, प्लस प्रकाश देती है। अब इसको संतुलित करेंगे, ठीक है। आपको अभिक्रिया के नाम भी लिखना था तो आप आसानी से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, C2H5 मतलब ये C2H4, तो ये दोनों मिल रहा है ना, और यहाँ पे ऑक्सीजन इसमें जुड़ रहा है, तो ये कौन सा अभिक्रिया हो गया, रेडॉक्स अभिक्रिया हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन अलग हो रहा है तो ये रेडॉक्स ऑक्सीकरण और अपकरण अभिक्रिया हो गया। और इसको संतुलित कीजिएगा तो आपको यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लिख देते हैं चूँकि कार्बन उन्हें 2 गो है, और यहाँ पे भी 2 लिख देते हैं, तो लगता है संतुलित हो गया। 2 दूनी 4 और 2 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ठीक है। तो ये कौन सा है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। उस हिसाब से अगर देखिए तो आपको पहला वाला जो अभिक्रिया था वो क्या था, वो था संयोजन अभिक्रिया, चूँकि दोनों मिल गया था। दूसरा वाला क्या था, दूसरा वाला अभिक्रिया था आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया या उदासीनीकरण भी उसको कह सकते हैं। और तीसरा वाला जो था द्विविस्थापन अभिक्रिया और एस्टीकरण अभिक्रिया था। और चौथा वाला तो आप समझ गए, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। तो ये जो अभी अभी हमने समीकरण दिए हैं वो सारे समीकरणों को आप भी लिख लिख के प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर बहुत टफ क्वेश्चन पूछेगा तब आपको ये नोट्स ध्यान आएगा कि ओ ये बताया गया था और आपने छोड़ दिया, पढ़ना भूल गए, तो इसका मतलब आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिए। अगला है थर्माइट अभिक्रिया, डायरेक्ट इसका डिफिनेशन पूछ देता है। थर्माइट अभिक्रिया क्या बोलते हैं, जब आयरन ऑक्साइड को, आयरन ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, आयरन ऑक्साइड का होता है Fe2O3, ये सॉलिड रूप में रहता है, प्लस एल्युमिनियम के साथ, एल्युमिनियम भी सॉलिड रूप में रहता है, के साथ जब अपचयन करवाया जाता है, गलित अवस्था किया जाता है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाता है, यानी Al2O3 प्लस Fe, ये जलीय अवस्था में मिल जाता है, और प्लस यहाँ पे क्या मिलता है, ऊष्मा, प्लस ΔT, और ये किस रूप में आपको मिलेगा, ये सॉलिड रूप में मिलेगा, ठीक है, ये AQ कह सकते हैं। और यहाँ पे आपको ये गर्म करना पड़ेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे गर्म करना पड़ेगा, और इसी अभिक्रिया को क्या बोलेंगे। अब चूंकि यहाँ पे ऑक्सीजन विस्थापित हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीकरण तो हो रहा है, एक से अलग हो रहा है, तो इसका क्या हो गया, इसका अवकरण हो गया, और इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। एल्युमिनियम का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, तो इसलिए इसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी बोलेंगे। और इस अभिक्रिया को ही क्या बोला जाता है, थर्माइट अभिक्रिया, यानी लौह ऑक्साइड को एल्युमिनियम के द्वारा अपचयन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, थर्माइट अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन मतलब Mg, मैग्नीशियम रिबन हो चाहे रॉड हो, सब तो मैग्नीशियम का ही रहेगा। ये किस अवस्था में रहेगा, सॉलिड, नाइट्रोजन गैस के साथ। तो नाइट्रोजन गैस वातावरण में गैसीय रूप में मिलेगा। ये बनाता क्या है, ठोस मैग्नीशियम नाइट्रेट। मैग्नीशियम नाइट्रेट का सूत्र होता है Mg3N2, ठीक है, Mg3N2। अभी चूंकि ये 2 गो मिल के क्या बना रहा है, एगो बना रहा है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। अगला है जलीय पोटेशियम आयोडाइड, जलीय पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड का मतलब Ki, जलीय का मतलब AQ अवस्था, क्लोरीन गैस के साथ, क्लोरीन गैस गुजारने पर, तो क्लोरीन गैस गुजार रहे हैं मतलब उसी से अभिक्रिया करवा रहे हैं, ठीक है। क्या बना रहा है, पोटेशियम क्लोराइड KC
L ये का विलयन, पोटेशियम क्लोराइड का विलयन, और ठोस आयोडीन मतलब Iu2 वो भी कैसा वाला, ठोस वाला। तो आपका तो चूँकि हट गया है थोड़ा सा, तो अब इसको आप आसानी से बना सकते हैं और ये विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, अगला क्या है, एथेनॉल वायु में जलकर, एथेनॉल वायु के में जलकर, तो एथेनॉल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH, ये लिक्विड फॉर्म है, चूँकि शराब को ही एथेनॉल कहते हैं। वायु के साथ जल के तो O2 ये गैस रूप में रहेगा। क्या बनाता है, कोई भी कार्बनिक यौगिक जब ऑक्सीजन के साथ जलेगा तो वो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा प्लस जल बनाएगा, H2O बनाएगा, ये लिक्विड फॉर्म में, प्लस ऊष्मा। अब यहाँ पे चूँकि ऑक्सीजन इधर उधर हुआ है तो इसको हम रेडॉक्स तो कहेंगे, और साथ में ये ऑक्सीजन के साथ जो भी अभिक्रिया होती है उसे दहन कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हुई है, दहन अभिक्रिया हुई है। इसको मेंटेन करने के लिए आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 3 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, तब ये मेंटेन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ऐसे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसी में दिया हुआ। तो हम अगले पार्ट में, चूँकि लंबा वीडियो बन रहा है, अगले पार्ट में ये सारे क्वेश्चनों को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपको लगा कि हाँ इसमें क्वेश्चन में दम तो था, ठीक, तो आप कमेंट करें कि हाँ इसके आपके अगले पार्ट चाहिए, नहीं तो हम बस जो नॉर्मल एनसीईआरटी है बस उतना पे ही छोड़ देंगे, क्योंकि नॉर्मल एनसीईआरटी सभी जगह आपको मिल जाएंगे, परंतु ये वाला जो क्वेश्चन है, अगर आपातकाल स्थिति में 2018 वाला स्थिति आया, ठीक, या तो आपको लग रहा होगा कि आपकी साइंस की तैयारी बहुत अच्छी है, तो आप इसके क्वेश्चन को बना के देखिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी अच्छी तैयारी है। गुड लक, फिर मिलेंगे अगले पार्ट में, अगले